क्वेश्चन 56 का मुझे आंसर दे देंगे प्लीज। क्वेश्चन 56 का आंसर दे देंगे प्लीज। जी क्वेश्चन 56, Tomato Limited paid a dividend of 25 each this year. The current return to shareholder of companies in the same industry is 12%. What is this? KE. Although it is expected that an additional risk premium of 2% will be applicable to the company, लेकिन कंपनी को शायद कंपनी हाई रिस्की है तो इसलिए कंपनी को 2% एडिशनल भी देना है। मीन कंपनी के लिए KE कितना होगा? 14%। क्या ख्याल है? ये बात समझ आई? सीख रहे हैं। सो बीइंग अ स्मॉलर एंड अनकोटेड कंपनी, इसलिए कंपनी को क्या करना है? 2% एक्स्ट्रा देना है। मीन नॉर्मली शेयर होल्डर 12% लेते हैं, लेकिन कंपनी चूंकि हाई रिस्की है तो कंपनी को शेयर होल्डर तभी इन्वेस्ट करेंगे अगर कंपनी 2% एक्स्ट्रा देगी। तो मीन KE कितना हो गया कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से? 14%। कंप्यूट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टोमेटो लिमिटेड इफ द करंट लेवल ऑफ डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इनटू द फोर्सिएबल फ्यूचर। और अगर सेम ही डिविडेंड कंपनी पे करेगी, अगर कंपनी सेम ही डिविडेंड पे करेगी तो क्या करेंगे? हमने निकालनी है मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय KE। कांस्टेंट डिविडेंड सेम ही डिविडेंड पे करेगी। क्या ख्याल है? तो क्या निकला? डिविडेंड कितना है? 25 डिवाइडेड बाय 14%, तो क्या आ गया? 1। क्या मुश्किल क्या था इसमें? बस एक चीज भी बीच में नहीं आ गई, ये रिस्क प्रीमियम क्या चीज है? हाँ, जितना रिस्क ज्यादा होगा उतना KE ज्यादा होगा, जितना रिस्क कम होगा उतना KE कम होगा। क्या ख्याल है? जितना रिस्क ज्यादा होगा उतना KE शेयर होल्डर का रिटर्न ज्यादा होगा, जितना रिस्क कम होगा शेयर होल्डर का रिटर्न भी कम होगा। डेट होल्डर का रिस्क कम होता है इसलिए उनका रिटर्न कम होता है देन इक्विटी होल्डर। क्यों? उन्हें सिक्योरिटी है कि हमें हमारा पैसा वापस मिलेगा ही मिलेगा, और कंपनी चाहे जिए मरे हमें हमारा इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। शेयर होल्डर को सिक्योरिटी नहीं है कि हमें हमारा पैसा मिलेगा, ना हमने देना है। उन्हें लेना है तो शेयर बेच के ले लें, हम तो नहीं देंगे। और ये भी उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमारा रिटर्न जितना है इतना ही मिलेगा। क्यों? उनको कहाँ से मिलना है? डिविडेंड से मिलना है। प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, नहीं प्रॉफिट तो नहीं भी मिलेगा। आप 16% कहते हो सकता है प्रॉफिट ज़्यादा हो गया तो हम आपको 20% भी दे सकते हैं। प्रॉफिट कम हुआ तो हो सकता है 16% जो है हम आपको 10% देंगे। लॉस हुआ तो हो सकता है हम आपको बिठा के चाय शाय पिला के थैंक यू सो मच कह देंगे। इसलिए इक्विटी होल्डर का रिटर्न ज़्यादा होता है, डेट होल्डर का रिटर्न कम होता है। इक्विटी होल्डर का रिटर्न ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट का रिस्क ज़्यादा होता है। कंपनी डूब गई तो डेट होल्डर को तो उनका मिलेगा ही मिलेगा, एसेट बेच के भी मिलेगा। इसलिए वो पहले कंपनी का एसेट देखते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं, औकात देखते हैं, फिर डेट अप्रूव करते हैं। क्यों? इतना हम ले लेंगे, कंपनी डूब गई तो एसेट बेच के ले लेंगे।
लेकिन शेयर होल्डर को कुछ बचा तो मिलेगा, नहीं बचा तो नहीं भी मिलेगा, इसलिए उनका रिटर्न ज़्यादा होता है, डेट होल्डर का रिटर्न कम होता है। मीन डेट लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इक्विटी इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है, इसलिए इक्विटी का रिटर्न इन्वेस्टर ज़्यादा मांगते हैं, डेट का रिटर्न कम मांगते हैं। क्यों? रिस्क लो होता है। ये बात समझ आती है? ओके, पार्ट बी आंसर दे दें प्लीज मुझे फिर। 260 क्यों? क्योंकि ग्रोथ आ गई। तो क्या करेंगे? मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डिविडेंड इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी। इसको मैं यूं कह सकता हूं, पी नॉट इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी। व्हाट इज मीन बाय D1? नेक्स्ट डिविडेंड। नेक्स्ट डिविडेंड का मतलब क्या? ग्रोथ के साथ नेक्स्ट डिविडेंड ना। क्या कहला है? आज का जो डिविडेंड है उस पर ग्रोथ रेट अप्लाई करोगे तो यहां से क्या आएगा? नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड। हम अभी कहां पे हैं? करंट पी नॉट में मार्केट वैल्यू निकाल रहे हैं किसकी? करंट पी नॉट की। डिविडेंड कौन सा ले रहे हैं उसमें? ईयर 1 का डिविडेंड ले रहे हैं। कैसे ईयर 1 का डिविडेंड ले रहे हैं? करंट डिविडेंड इंटू 1 प्लस ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या? ग्रो हो के नेक्स्ट में इतना होगा ना। क्या कहला? कितना ग्रोथ रेट है? 4%। तो इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि करंट डिविडेंड है 25 इंटू 1.04। हाँ, कि 4% से ग्रो होके करंट का 4% से ग्रो होके कितना बनेगा? क्या कहला है? आज की वैल्यू ये है तो 10% से ग्रो होके कितनी बनेगी? तो इंटू 1.10 कर देंगे, डिवाइड बाय के ई कितना था? 14% माइनस 4% कितना निकला? ये क्या था? P नॉट इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई के ई। हाँ, किसी चीज की अगर हमने मार्केट वैल्यू निकालनी हो, सपोज एक बिल्डिंग है, उसकी अगर हमने मार्केट वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? एक बिल्डिंग की हमने मार्केट वैल्यू निकालनी, कैसे निकालेंगे? फेयर वैल्यू उसकी ले लेंगे। कहाँ से ले लेंगे? किसी एक्सपर्ट को बुलाएंगे, वो हमें फेयर वैल्यू निकाल के दे देगा। क्या ख्याल है? वो कैसे फेयर वैल्यू निकाल के दे देगा? मार्केट ट्रेंड। हाँ, वो कैसे निकाल के दे देगा? सर मार्केट ट्रेंड। एक बिल्डिंग इधर गार्डन टाउन की इस मेन रोड पे है जहाँ पे हमारा कॉलेज है, तो उसकी वैल्यू करोड़ों में है। वही बिल्डिंग अगर थोड़ी सी 2 गलियां पीछे है तो उसकी मार्केट वैल्यू कम है। क्यों? क्यों? लोकेशन की वजह से। व्हाट इज मीन बाय लोकेशन? अच्छी लोकेशन बुरी लोकेशन से क्या होगा? डिमांड ज़्यादा होगी या बेनिफिट्स ज़्यादा होंगे अच्छी लोकेशन की वजह से, बुरी लोकेशन की वजह से बेनिफिट्स कम होंगे। क्या ख्याल है? तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट वैल्यू जो होती है वो होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स। क्या ख्याल है? मार्केट वैल्यू क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स होती है कि वो जो मेन लोकेशन पे उसके फ्यूचर बेनिफिट्स ज़्यादा हैं तो इसलिए उसकी प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है। वो जो 3 गलियां पीछे है उसके फ्यूचर बेनिफिट्स नज़र नहीं आ रही या कम हैं, तो इसलिए उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? कम है। क्या ख्याल है? ये कहा जा सकता है कि मार्केट वैल्यू किसी चीज़ की मतलब क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स है या फ्यूचर कैश फ्लोज हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स है या फ्यूचर कैश फ्लोज हैं। आइए 36 पढ़ा हुआ आप लोगों ने FR 1 में, वहाँ पे भी शायद आपने कोई एसेट की इस तरह से वैल्यू निकाली हुई थी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स।
वैल्यू इन यूज, क्या ख्याल है? उस तरह से ये जो कंपनी के शेयर की प्राइस है, शेयर प्राइस की मार्केट वैल्यू जो है, ये भी क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज होती है। या मैं ये कह दूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स होती है। क्यों? शेयर की बेस पर मिलना क्या है आपको? डिविडेंड मिलना है। क्या ख्याल है? तो कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स होती है। डिविडेंड ग्रोथ जितनी ज़्यादा होगी उतनी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी। डिविडेंड ग्रोथ कम होगी तो मार्केट वैल्यू भी क्या होगी? कम। क्या ख्याल है? ये जो हम निकाल रहे होते हैं ना मार्केट वैल्यू शेयर की, कैसे नेक्स्ट डिविडेंड डिवाइडेड बाय KE, ये बेसिकली हम क्या निकाल रहे होते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड निकाल रहे होते हैं कि फ्यूचर डिविडेंड लिया हमने, करंट नहीं। और प्रेजेंट वैल्यू कैसे आती है? डिस्काउंट करके। तो इसको हम डिस्काउंट कर रहे होते हैं किस पे? किसी रेट पे। वो रेट कौन सा है यहाँ पे? KE। एक रेट पे हम डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे होते हैं। क्या ख्याल है? और चूंकि हमें क्वेश्चन में गिवन होता है कि इतना डिविडेंड कंपनी देती है, कब तक? ताहयात। तो इसलिए परपेचुटी के थ्रू हम क्या करते हैं? इस तरह से प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं कि ताहयात कंपनी ने इतना डिविडेंड देना है। क्या ख्याल है? ये परपेचुटी हमने अप्लाई की ना। ताहयात मीन पावर इन्फिनिटी होगी तो इक्वल क्या हो गया? 0 के 1। जिसकी पावर इन्फिनिटी हो वो किसके इक्वल होता है? 1 के या 0 के? 1 के या 0 के? 1 के इक्वल होता है। इन्फिनिटी 0 होता है। 0 होता है। तो हम कैसे डिस्काउंट फैक्टर कैसे निकालते हैं? 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर इन्फिनिटी। सपोज अगर 10% रेट है, क्या ख्याल है? तो जिसकी पावर 0 वो पावर इन्फिनिटी वो क्या हो गया? 0। तो 1 माइनस 0 क्या रह गया? 1। क्या ख्याल है? और हम क्या कर रहे होते हैं? जो कैश फ्लोज हैं, कैश फ्लो मीन डिविडेंड इनटू डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई कर रहे होते हैं। क्या ख्याल है? डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई कर रहे होते हैं और नीचे क्या होता है? रेट होता है। तो ये नीचे रेट रह गया और वो जो D इधर मल्टीप्लाई हो रहा था वो ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ गया। ये हमने बेसिकली कहाँ से निकाला है? परपेचुटी से ही निकाला। क्या ख्याल है? मीन क्या होगा ये? सपोज हम जो है वो P0 निकालने लगे हैं तो कैसे निकालेंगे? हम लेंगे जी D1 डिवाइडेड बाय KE रेज टू पावर 1 प्लस D2 रेज टू पावर KE2 प्लस D3 रेज टू पावर KE3 सो ऑन कहाँ तक? जब तक है जान। तो उस कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए मीन वो 100 ईयर्स भी अगर आप लाइफ एज्यूम कर लो तो उसके बाद भी आंसर वही आएगा जो हम इतने से निकाल रहे हैं। क्या ख्याल है? ये बेसिकली है क्या? मार्केट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स। दिस मीन अगर हमारे पास मार्केट वैल्यू 3 साल बाद की हो और हमने करंट निकालनी हो तो क्या करेंगे? 3 साल से वापस डिस्काउंटिंग कर लेंगे तो हमारे पास आज की आ जाएगी। ऐसे? हाँ। क्यों? प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर डिविडेंड होती है। और वो कैसे निकाली जाती है? मार्केट वैल्यू यूं निकाली जाती है इन्फिनिटी की। तो हमने उस इन्फिनिटी को सिंप्लीफाई करने के लिए परपेचुटी अप्लाई कर दिया और ये सिंप्लीफाई कर दिया। क्या ख्याल है? दिस मीन हमने आज की अगर मार्केट वैल्यू निकालनी है वो तो ऐसे निकाल लेंगे। तो अगर हमारे पास 3 साल बाद की मीन P2 की P3 की मार्केट वैल्यू हो और हमने P0 की निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? बैक आने के लिए डिस्काउंटिंग कर देंगे एवरी ईयर की। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 आंसर दे दें मुझे प्लीज जल्दी से। पोटैटो लिमिटेड करंट डिविडेंड पर शेयर इज ₹16. It will grow at the rate of 5% per annum till infinity.
Cost of equity is 12%. Compute current share price of Potato Limited. तो इन्फिनिटी यूं ले जाओ कब तक, जब तक है जान नहीं, उसको सिंप्लीफाई कर लो, परपेचुटी में ले आओ तो क्या आ गया, पी नॉट इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय के ई। क्या ख्याल है, साथ ग्रोथ रेट भी है तो माइनस जी भी हम लेंगे, और ऊपर D1 की बजाय अगर आपने D नॉट लेना है तो फिर क्या कर लो, 1 प्लस जी कर लो। कितना आ गया, 240 पर शेयर, 240 पर शेयर ऐसे। क्वेश्चन 58 का आंसर दे दें प्लीज मुझे। क्वेश्चन 58 का आंसर दे रहे हो आप मुझे। $18.85। दो शहादतें और दे दो मुझे। 18.85 क्यों, मार्केट वैल्यू आपने पर शेयर क्या ली है, 35। क्यों, क्योंकि 40 कम डिव दी हुई थी, हमें एक्स डिव यूज करना होती है, और डिविडेंड 5 उसमें से माइनस करेंगे तो मार्केट वैल्यू क्या आएगी, 35 आएगी। मीन हमने ये कैसे के ई निकाला है, डिविडेंड हमारा नॉर्मल कितना है 5, ग्रोथ रेट क्या है 4% डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू 40 माइनस 5 प्लस 4%, तुम्हारे पास आ गई 18.85% क्या के ई। किसी का क्वेश्चन 58 का ये आंसर ना निकला हो, नहीं निकला, चलें जी आज थोड़ी सी नई कहानी भी एक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 59, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। क्या ख्याल है, अदरवाइज किसी चीज की मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज या फ्यूचर बेनिफिट्स। ठीक हो गया, ओके। क्वेश्चन 59, लिली लिमिटेड करंट डिविडेंड इज ₹5 पर शेयर, करंट डिविडेंड 5 पर शेयर, ओके। Dividend will increase by 3% per annum for next 2 years and then rise by 5% per annum till infinity. पहले 2 सालों का 2% ग्रोथ रेट है, उसके बाद 5% till infinity. If KE is 12%, compute market value. If KE is 12%, compute मार्केट वैल्यू। एक ही ग्रोथ होती तो बात बड़ी सिंपल सी थी। क्या ख्याल है, ताहयात एक ही ग्रोथ होती तो बात बड़ी सिंपल सी थी, लेकिन यहाँ पे सिंपल नहीं रखा उसने। उसने कहा पहले 2 सालों में 2% से ग्रो होगा, उसके बाद 3% से ग्रो होगा। दिस मीन ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 टिल इन्फिनिटी। ठीक हो गया। ईयर 1 का जो डिविडेंड है वो मुझे बता सकते हो कितना होगा? करंट 5% है, सॉरी ईयर 0 का 5% है, तो ईयर 1 का आपने निकालना है। ईयर 1 का कैसे निकालोगे? 5 इंटू 1.02 कितना? पहले 2 सालों में 3% है, 2% है, 3% है, सॉरी 3%। हाँ, तो 3% इंटू 3% करो तो क्या आएगा? 5.15। ईयर 2 का कैसे निकालोगे? 5.15 से ग्रो होगा कहाँ पे? 1.03 3% से कितना?
5.3045। तो ईयर 3 का कैसे निकलेगा? 5.3045, लेकिन ग्रो कितने परसेंट से होगा? 5% से। कितना? 5.57 कर लो, 5.57 कर लो, मारोगे तो नहीं? ओके। दिस मीन ईयर 1-2 में ग्रोथ रेट 3% था, ईयर 3 से ऑनवर्ड था हयात कितना 5%। दिस मीन हम ये डिविडेंड को यूज़ करते हुए एक मार्केट वैल्यू निकालेंगे, फिर करंट में आने के लिए डिस्काउंटिंग करेंगे। क्या कह रहा? तो ये डिविडेंड निकालने के लिए मार्केट वैल्यू हम निकालेंगे कैसे? P इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाय KE। P इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय KE। क्या कह रहा? ग्रोथ रेट है साथ, लोगे नहीं लोगे? जब हैं तो लेंगे सर, जब है तो लेंगे सर। कितना? 1 + 5% और नीचे भी -5%। सो डी करंट कितना है? डी करंट कितना है? 5.57 इंटू 1 + 5% डिवाइडेड बाय KE कितना है सर? KE कितना है? KE कितना है? 12%। 12% -5%। क्या ख्याल है? ये जो ऊपर डी है ये कौन सा आएगा? ईयर 3 का या ईयर 4 का? 3 वाला आएगा। 3 वाला आएगा। क्या ख्याल है? तो अगर हम ये साथ ग्रोथ ना, नहीं ठहरो, यहाँ पे ये जो 5.57 है इसके साथ मैंने ये ग्रोथ रेट लगाया, तो मुझे ज़रा बताओ कि ये D3 होगा या D4 होगा? ये D4 होगा, ये D4 होगा। तो अगर हम ये साथ ना लें तो D3 हुआ, फिर ये क्या हुआ? D3 हुआ। तो प्लीज़ मुझे बता देंगे ये P कौन सा होगा? 1 0 2 3 कौन सा? P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई KE। तो अगर ये D3 वाला है तो P2 क्या होगा? 2 होगा। P क्या होगा? 2। चेक। तो P2 की मार्केट वैल्यू आप मुझे निकाल के दे सकते हो? क्यों? अगर ये हम 1 + 5% लेते हैं तो फिर ये D4 हो गया और P3 निकलेगा। क्या ख्याल है? तो अगर हम इसके साथ ऊपर ग्रोथ रेट ना लें तो ये क्या है? P3 D3। तो उसके थ्रू निकलेगा प्राइस किसकी निकलेगी? P2 की निकलेगी। क्यों? P0 की वैल्यू निकालने के लिए D1 यूज होता है। हाँ, तो P2 की मुझे जरा मार्केट वैल्यू बता देंगे कितनी? 79.57 पर शेयर। ये मार्केट वैल्यू है किसकी? P2 की, ईयर 2 की। हमें निकालनी है P0 की मार्केट वैल्यू। तो डिस्काउंटिंग कर देंगे किस पे? रेट पे। कौन सा रेट है हमारे पास? KE पे। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से क्या करेंगे? डिस्काउंटिंग निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 12% निकालेंगे। तो इस वैल्यू को डिवाइडेड बाय 1.12 रेज़ टू पावर 1 कर देंगे। इस वैल्यू को डिवाइडेड बाय 1.12 रेज़ टू पावर 2 कर देंगे और इसकी भी डिस्काउंटिंग कर देंगे। कैसे? इसके साथ ही हम ऐड कर लेंगे क्या? 79.57 डिवाइडेड बाय 1.12 रेज़ टू पावर 2। क्योंकि 2 है ना, P2 है ना, तो हमने 2 साल पीछे आना है। तब मुझे ज़रा बता दो कि वैल्यू क्या बनती है तीनों को ऐड करके। 5.15 डिवाइडेड बाय 1.12 रेज़ टू पावर 1, आंसर क्या आता है? इसका आंसर क्या बताएंगे? 4.58598। इसका आंसर क्या आ रहा है? 5.3045 डिवाइड बाय 1.12 रेज़ टू पावर 2।
4.228 और इसका 63.4, टोटल क्या आ गया 72.22। ये क्या आ गई मार्केट वैल्यू जो आज की हमें चाहिए थी। 2 साल बाद की क्या है 79.57। क्या ख्याल है? अगर हम यहाँ पे साथ ग्रोथ रेट ले लेते तो ये आना था P3। क्या ख्याल है? फिर इसकी डिस्काउंटिंग हमने करनी थी 3 इयर्स पे, फिर 1 2 3 इसकी भी फिर साथ करनी थी। इसलिए हमने ग्रोथ रेट नहीं लिया ताकि कैलकुलेशन हमारी क्या हो जाए थोड़ी छोटी हो जाए, क्या कि ये P2 आ जाए तो सूरत में डिस्काउंटिंग हमारी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। क्या ख्याल है? मीन प्राइस करंट की तो ऊपर डी कौन सा होता है नेक्स्ट ईयर का। दिस मीन अगर ये आपने डिविडेंड लिया है ईयर 3 वाला, क्या ख्याल है, तो ये पी कौन सा निकलेगा ईयर 2 वाला। तो इसलिए हमने इसको वापस लाने के लिए क्या करना है, इसकी डिस्काउंटिंग करनी है किस पे 2 इयर्स पे। इसको हमने डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई किया, तुम्हारे पास ये मार्केट वैल्यू आ गई। क्या होती है मार्केट वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स मीन फ्यूचर डिविडेंड्स। तो डिविडेंड जो फ्यूचर के हैं उनकी डिस्काउंटिंग करके हमने क्या निकाल ली प्रेजेंट वैल्यू मीन मार्केट वैल्यू। एक डिफरेंट क्वेश्चन था ये समझ नहीं आई हमें। ये समझ आई, हमने क्या किया करंट डिविडेंड 5, पहले 2 सालों में 3% ग्रोथ रेट है तो 3% ग्रोथ रेट है। क्या ख्याल है अगले सालों में ग्रोथ रेट क्या होगा 5% टिल इन्फिनिटी चलेगा। ठीक हो गया ओके। तो हमने देखा जी कि हम ये जो लास्ट वाला ग्रोथ है इसके अकॉर्डिंगली आगे डिविडेंड पे होगा। तो वहां पे हमने क्या किया एक प्राइस शेयर की निकाल ली, और वो जो प्राइस निकली है वो कौन सी निकली है ईयर 2 की, हमें चाहिए ईयर 0 की। ठीक हो गया। और मार्केट वैल्यू हमने कहा इक्वल होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड। मीन जो डिविडेंड है इनकी डिस्काउंटिंग की जाए किस पे के ई पे, तो मार्केट वैल्यू निकलती है। ठीक हो गया। तो दिस मीन इनकी हमने देखा तो कैसे हम निकालेंगे जी, डिस्काउंटिंग कर ली हमने मार्केट रेट पे। लेकिन ये जो ईयर 2 की है इसको भी हमने लेके आना है कहाँ पे ईयर 0 में। तो उसको हमने क्या कर दिया डिस्काउंटिंग कर दी 2 इयर्स की, क्यों ये P2 है तो ईयर 0 में लाने के लिए उसकी भी डिस्काउंटिंग कर दी। और ये सारे हमने ऐड किए तो हमारे पास क्या आ गया 72.22 मार्केट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स। क्या ख्याल है? एक साल में 2 रेट आ रहे हैं, कौन से साल में? हाँ इधर हमने जो डिविडेंड यूज किया कौन सा यूज किया है ईयर 3 का यूज किया है, ईयर 3 का यूज किया है। हाँ लेकिन हमने देखो ना ये आगे भी तो इन्फिनिटी तक लेना है ना, तो इन्फिनिटी पे जाने के बजाय हमने क्या किया इसका परपेचुटी अप्लाई कर दिया, और परपेचुटी के थ्रू ये वैल्यू आई। तो फिर हमने क्या किया इसको ईयर 0 में लाने के लिए इसकी डिस्काउंटिंग कर दी। किस पे? ईयर 3 की निकाल लो। ईयर 3 पे निकालने के लिए फिर इसकी आप डिस्काउंटिंग 1 पे करोगे, इसकी 2 पे करोगे, इसकी 3 पे करोगे, और फिर वो आगे परपेचुटी की फिर आप फर्दर 3 इयर्स की करोगे। क्यों टिल इन्फिनिटी फ्यूचर भी तो देखो ना, 3 सालों पे कर दोगे तो सिर्फ 3 साल का आ गया ना। आपने क्या 3 सालों की मार्केट वैल्यू निकालनी है? नहीं, फ्यूचर की निकालनी है। तो फ्यूचर की निकालने के लिए आपने क्या किया, यहां से जहां से ऑनवर्ड इन्फिनिटी चल रहा है वहां पे परपेचुटी के थ्रू मार्केट वैल्यू निकाल ली। फिर उसको अब ईयर 0 पे लाने के लिए उसकी क्या की आपने डिस्काउंटिंग की। उसको 0 पे लाने के लिए आपने क्या की उसकी डिस्काउंटिंग की। मीन पहले 2 साल चलें ठीक है ऐसे चला, अगर यही आगे सेम चलता रहता, यही आगे भी यही सेम चलता रहता फिर तो हमारा सिंपल फार्मूला यही था। लेकिन आगे जब चेंज हो गया है तो चेंज के बाद से हमारा फार्मूला जो है वो ये अप्लाई हुआ। क्या ख्याल है? लेकिन ये कौन सी है P2 की प्राइस, तो हमें जाना है कहाँ पे 0 पे।
तो इसकी डिस्काउंटिंग की तो 0 पे इसकी ये होगी, लेकिन वो जो पिछले हैं उनकी भी तो आपने डिस्काउंटिंग करनी है, तो वो आपने रेट से डिस्काउंटिंग की, तो अब ये ऐड करके हमारे पास ईयर 0 की मार्केट वैल्यू बनी। एक कंपनी जिसका डिविडेंड पहले 2 सालों में इस रेट से ग्रो होगा और उसके बाद 5% से ग्रो होगा टिल इन्फिनिटी। क्या चीज? ईयर 2 वाली बात समझ नहीं आई? ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती है? इसके थ्रू ये जो मार्केट वैल्यू निकली है ये कौन सी निकली है? P2 ईयर 2 की। हम करंट की मार्केट वैल्यू निकालना चाहते हैं, हम करंट की मार्केट वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? इसकी डिस्काउंटिंग करेंगे। क्या ख्याल है? तो 5% ग्रोथ के साथ जो है वो ये मार्केट वैल्यू आ गई डिस्काउंटिंग के बाद, लेकिन वो जो 2% नेट पहले 2 सालों में चलनी है वो भी तो आपने डिस्काउंटिंग करनी है, तो वो डिस्काउंटिंग हमने ये कर दी। ये मतलब ये P2 की प्राइस है ना? हाँ, तो हमने P0 में जाना है, हमने P0 में जाना है, ईयर 0 में जाना है। ये ईयर 2 की प्राइस है, तो ईयर 0 में जाने के लिए क्या करेंगे? पीछे 1 और 0 2 सालों की डिस्काउंटिंग करेंगे ना, तो 2 सालों की डिस्काउंटिंग की है, तो 0 आ गई इसकी। 5% ग्रोथ चिल इन्फिनिटी जो चलनी है, और वो जो 2% वाली थी उसकी हमने डिस्काउंटिंग ये सेपरेट कर ली। ये डिविडेंड जो है ये डिविडेंड है ईयर 1 का, ईयर 1 का इसके थ्रू निकलेगी P0, इसके थ्रू निकलेगी P1, इसके थ्रू निकलेगी P2, तो इसके थ्रू निकली है P2 की प्राइस। अब आपने जाना है ईयर 0 में, तो पीछे P1 P0 कितने साल हैं? 2, तो 2 सालों पे इसकी डिस्काउंटिंग की। ठीक हो गया? अब वो जो पहले 2 साल थे जहां पे रेट 2% था, उनको आपने डिस्काउंट फैक्टर पे अप्लाई किया, उसकी डिस्काउंटिंग की। अब ये तीनों वैल्यूज ऐड की, तुम्हारे पास मार्केट वैल्यू आ गई एक ऐसी कंपनी के शेयर की जिसकी डिविडेंड की ग्रोथ जो है आने वाले 2 सालों में ये है, और 2 सालों के बाद 5% टिल इन्फिनिटी है। तो वो टिल इन्फिनिटी के लिए तो हमने क्या किया? परपेचुटी अप्लाई कर दिया, लेकिन जो पहले 2 साल है वहां पे परपेचुटी तो नहीं ना अप्लाई होगा, तो उसकी डिस्काउंटिंग सेपरेट होगी। क्यों? मार्केट वैल्यू क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स, फ्यूचर डिविडेंड। तो फ्यूचर डिविडेंड को आपने डिस्काउंट करना है किस पे? KE रेट पे। क्या ख्याल है? तो KE रेट पे हमने क्या किया है? इनकी डिस्काउंटिंग किया। सर अगर हम लोग इसकी टाइमलाइन बनाएं, मतलब टाइमलाइन बनाना, ये रेंट पे हम लोग इतना डिविडेंड दे रहे हैं 2 पे इतना, तो सर उस तरीके से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और ये 3 पे ये वाला, तो टाइमलाइन बना के थोड़ा सा बता रहे हैं। ये डिविडेंड जो है ये किसका है? ये डिविडेंड है ईयर 1 का, लेकिन इसकी डिविडेंड को हम यूज करने के लिए मार्केट प्राइस किसकी निकालेंगे? ईयर 0 की। क्या ख्याल है? ये डिविडेंड हम यूज करेंगे ईयर 1 की मार्केट वैल्यू निकालने के लिए, ये डिविडेंड हम यूज करेंगे ईयर 2 की मार्केट वैल्यू निकालने के लिए जो हमने निकाल ली यहाँ पे। क्या ख्याल है? तो ये ईयर 2 की आ गई ना। अब ये ईयर 2 की है, हमने ईयर 0 पे जाना है, तो पीछे 2 साल हैं तो 2 सालों का डिस्काउंटिंग करेंगे हम। क्या ख्याल है? लेकिन वो जो पहले 2 साल हैं डिविडेंड वो भी तो लेने हैं ना। वो क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड, तो उसकी डिस्काउंटिंग KE पे की, तो तीनों को ऐड किया, तुम्हारे पास ईयर 0 की मार्केट वैल्यू आ गई। 1-2 क्वेश्चन और करेंगे फिर दिमाग और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दूं 60 और 61 ट्राई करना है, अदरवाइज कल हम क्लास में इसको दोबारा कवर करेंगे। टेस्ट हमारा होता है एवरी वेंसडे। हो यस, कल टेस्ट भी है। टेस्ट क्या होगा? वैक अगेन जी। अभी तक जो हमने चीजें कवर की, क्वेश्चन 58 तक हमने किया,
और फाइनेंशियल एनालिसिस में हम वैक बातें किए जा रहे हैं अभी तक। उसी के अंदर ही हम फिर रहे हैं, कभी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट करनी है, कभी केई कैसे कैलकुलेट करनी है, कभी कॉस्ट ऑफ डेट कैसे कैलकुलेट करनी है, कभी केडी कैसे कैलकुलेट करना है। डेटा हमारे पास इस तरह का हो तो ये चीज़ कैसे कैलकुलेट करनी है, इस तरह का हो तो ये चीज़ कैसे कैलकुलेट करनी है। वही चीज़ें अभी तक हम कवर किए जा रहे हैं। ऐसा वैक के अंदर ही हम फिर रहे हैं। उसकी 4 कंपोनेंट हैं, उन्हीं चारों कंपोनेंट में ही हम फिर रहे हैं अभी तक, डिफरेंट एंगल से चीज़ों को देख रहे हैं। कल हमने एक नई स्टोरी स्टार्ट कर दी कि मार्केट वैल्यू जो है वो तो हमने कहा था जी कैलकुलेट होती है कैसे, कांस्टेंट डिविडेंड है तो डिविडेंड डिवाइडेड बाय केई, और अगर कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड है तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय केई माइनस जी। ऐसी था। तो कल हमने क्या किया, इन फार्मूलाज को थोड़ा खोलने की कोशिश की कि फार्मूलाज बने कैसे, और हमने बात की कि किसी चीज़ की मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस, और शेयर की मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स। दिस मीन हमने क्या करना है, जो फ्यूचर डिविडेंड्स हैं उनको डिस्काउंट करना है रेट पे। रेट कौन सा है, के ई मीन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये रेट ही होता है ना परसेंटेज में, जो हमने कमा के शेयर होल्डर को देना है। हाँ, जैसे शेयर होल्डर का रिक्वायर्ड रिटर्न है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड मीन हम क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर निकालनी है तो फ्यूचर डिविडेंड्स को डिस्काउंट करना है हमने किस चीज़ के ऊपर, प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर। ठीक हो गया। और ये जो फार्मूला हम यूज करते थे एम वी इज इक्वल टू डी ओवर के ई, इसमें एम वी मीन पी नॉट, करंट ईयर की हम क्या कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू या प्राइस पर शेयर जो है वो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो डी हम कौन सा लेते हैं इसमें, ईयर 1 वाला। इसमें डी कौन सा लेता है, ईयर 1 वाला। क्या ख्याल है, इसमें ईयर 1 वाला डी लेते हैं। इसमें डी इंटू 1 प्लस जी जब करते हैं तो ऑटोमेटिकली 1 प्लस जी करने से वो क्या हो जाता है, ईयर 1 वाला ही डिविडेंड होता है। इसको भी यही कहेंगे, पी नॉट इज इक्वल टू डी 1 डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी। ऐसे लिख दो, डी इंटू 1 प्लस जी, या डी 1 लिख दो, बात तो एक ही है। मीन ग्रो हो के ईयर 1 वाला डिविडेंड क्या होगा, ग्रोथ रेट है 4%, करंट डिविडेंड है सपोज 100, तो ग्रो हो के ईयर 1 वाला डिविडेंड क्या होगा, 104। ऐसे भी 104 ही आएगा और ऐसे भी 104 ही लिखा जाएगा। ये बात समझ आती है। मीन हम करंट ईयर की मार्केट वैल्यू निकालने के लिए शेयर की डिविडेंड लेते हैं, लेकिन कौन सा, नेक्स्ट ईयर वाला डिविडेंड। और मार्केट वैल्यू इक्वल होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड। मार्केट वैल्यू किसके इक्वल है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड। मीन हमने पी नॉट अगर आइडेंटिफाई करना है तो फ्यूचर डिविडेंड की हमने क्या करनी है, डिस्काउंटेड करनी है। कैसे, रेट पे। रेट है सपोज 12%, 1.12 की डिस्काउंटिंग करेंगे, प्लस क्या होगा D2 डिवाइडेड बाय के ई रेज टू पावर 2, प्लस क्या होगा D3 डिवाइडेड बाय के ई रेज टू पावर 3, प्लस क्या होगा D4 डिवाइडेड बाय के ई रेज टू पावर 4। अगर ईयर मेंशन है कि इतने ईयर्स तक ये डिविडेंड मिलने हैं, सपोज 4 साल तक ये डिविडेंड मिलने हैं, तो इस तरह से मार्केट वैल्यू निकल आएगी। हमने अब तक जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें ईयर मेंशन नहीं होते थे। दिस मीन ताहयात ये डिविडेंड मिलना है। कांस्टेंट डिविडेंड का मतलब क्या था, ताहयात ये डिविडेंड मिलना है, कहां तक, इन्फिनिटी तक। और जब एक चीज ताहयात इन्फिनिटी तक मिलनी है तो ये क्या बन गई, परपेचुटी बन गई। क्या कह रहा है कि सेम डिविडेंड आपको मिलना है ताहयात। क्या कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसका एंटी ले लेंगे, 1 माइनस 1 प्लस के ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी। क्या ख्याल है, ऐसी डिवाइडेड बाय के ई, और जिसकी पावर इन्फिनिटी हो वो इक्वल टू 0 होता है। तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 ओवर के ई।
तो क्या बन गया पीछे हमारे पास D/KE, ये यहां से निकला था। मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड। क्या ख्याल है? मीन ये जो D/KE निकला है ये कहां से निकला है? यहां से निकला है। अगर ईयर मेंशन नहीं है कि ताहयात ये मिलना है तो फिर सिंपल यही फार्मूला यूज कर लेंगे। क्यों? उसकी डिस्काउंटिंग करते जाएंगे ताहयात ताहयात ताहयात, तो फिर भी आंसर वही आएगा जो इसके थ्रू आ जाना है। कैसे? ऐसे। अगर ईयर मेंशन है कितने सालों तक ये डिविडेंड मिलना है तो फिर हम क्या करेंगे? उतने सालों तक की क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे। अगर ईयर मेंशन नहीं है दिस मीन इन्फिनिटी, ताहयात मिलना है तो इन्फिनिटी है, तो वो ताहयात डिस्काउंटिंग करने की बजाय क्या करो? सिंपल D/KE कर लो, क्यों? इससे भी आंसर वही आना है जो इससे आना है। ये बात समझ आती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड ये कैसे है? हाँ, इसको भी देखें तो ये भी क्या होगा? P0 इज इक्वल टू D कौन सा 1/KE माइनस G, KE को डिस्काउंटिंग करनी है 1 से, प्लस D2/KE डिस्काउंटिंग 2 माइनस G, प्लस D2KE डिस्काउंटिंग 3 माइनस G, सो ऑन कहाँ तक? ताहयात। तो वहाँ से भी सिंपली जब आप परपेचुअली लगाओगे तो क्या बचेगा? D1/KE माइनस G। हाँ, अगर ईयर मेंशन हो कि इतने सालों तक ये डिविडेंड मिलेंगे इस ग्रोथ रेट से, सपोज 4 सालों तक मिलेंगे इस ग्रोथ रेट से, तो फिर हम क्या करेंगे? 4 सालों की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे हमने कल एक क्वेश्चन लास्ट वाला अटेम्प्ट करने की कोशिश की, उस क्वेश्चन में अब आप ज़रा वापस आएँ तो उसने कहा 2 साल तक डिविडेंड ग्रो होंगे 3% से, उसके बाद 5% से, कब तक? ताहयात। तो ताहयात हमने निकाल लिया, लेकिन वो क्या था? मार्केट वैल्यू ऑफ ईयर 2। क्या ख्याल है? तो 1 और 2 की आपने क्या कर ली थी? डिस्काउंटिंग कर ली थी 3% ग्रोथ रेट पे, और आगे आपने क्या ले लिया? परपेचुटी ले लिया। तो आपने क्या किया? इनको ऐड कर दिया, तो आपके पास ईयर 0 की मार्केट वैल्यू आ गई। हाँ, अब वो समझ आता है कल वाला लास्ट क्वेश्चन? तो ईयर 1 2 आपने क्यों लिया? क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड है। तो अगर अब ईयर 0 की आपने निकालनी है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड लेनी है, तो ईयर 1 की भी प्रेजेंट वैल्यू ले ली, ईयर 2 की भी ले ली, और उसके बाद क्या है? आगे परपेचुटी है तो साथ परपेचुटी ले ली आपने। अब देखो ईयर 2 में आपने डिविडेंड कौन सा लेना है? 3 वाला। ईयर 2 में डिविडेंड कौन सा लेना है? 3 वाला। तो वो जो आपने परपेचुटी ली वो ईयर 2 की ली, लेकिन डिविडेंड कौन सा लिया? 3 वाला। क्या ख्याल है? वो जो ईयर 3 वाला डिविडेंड था उसके थ्रू आपके पास मार्केट वैल्यू एक आई, वो कौन सी मार्केट वैल्यू आई? ईयर 2 की आई। क्या ख्याल है? ईयर 0 की। पहले आपने ईयर 0 वाली की जो है वो डिस्काउंटिंग की, फिर ईयर 1 वाले की डिस्काउंटिंग की। क्यों? ईयर 1 वाला जो डिविडेंड है वो बेसिकली है क्या? मार्केट वैल्यू ईयर 0 की। ईयर 2 वाला जो डिविडेंड है वो बेसिकली मार्केट वैल्यू है किसकी? ईयर 1 की। तो ईयर 2 से ऑनवर्ड क्या है आपके पास? परपेचुटी। तो आपने ठीक है 3 वैल्यू ऐड की कल वाले लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 59 में। वो जो पहली वैल्यू है वो किसकी है? ईयर 0 की। क्यों? उसमें डिविडेंड 1 लिया हुआ है आपने। दूसरी वैल्यू जो है वो किसकी है? ईयर 1 की, उसमें आपने डिविडेंड ईयर 2 का लिया हुआ है। और जो तीसरी वैल्यू है वो किसकी है? ईयर 2 की, में डिविडेंड आपने ईयर 3 का लिया हुआ है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स। क्लियर होता है वो क्वेश्चन कल वाला? उससे नेक्स्ट क्वेश्चन 60 फिर आप खुद से सॉल्व कर दें मुझे। क्वेश्चन 60 आप खुद से कर दें प्लीज मुझे।
किसी के पास क्वेश्चन ना हो तो मुझसे ले सकता है। दिस मीन ये लोग कल क्लास में नहीं थे, मतलब ये निकला इन लोगों को 3 छुट्टियां इनफ नहीं होती, चौथे दिन मुंह उठा के आ जाते हैं ये क्लास में और चीज़ें इनको समझ नहीं आ रही होती। फिर कसूर किसका है? टीचर का कसूर है। कसूर एंड पे किसका बनेगा? टीचर का। मैंने आपको एक बात पहले भी बताई थी कि एक क्लास छोड़ने का मतलब है 5 से 15 नंबर का पेपर छोड़ना। ट्राई करना हो तो करके देख लो, लेकिन ये हकीकत आपको बता रहा हूं। एक क्लास में एक कॉन्सेप्ट दिया गया है तो आगे आने वाली हो सकता है 10 क्लासेस उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर चल रही हैं, और अगर वही कॉन्सेप्ट मिसिंग है तो आगे आने वाली 10 क्लासों में बैठ के आप क्या कर लोगे? अब कल वाला 59 क्वेश्चन मैंने करवा के ये कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज करवाया है तो समझ आ गया। अब जिन्होंने कल वाला क्वेश्चन देखा ही नहीं वो मेरी शक्ल देख रहे हैं क्या बातें कर रहा है। ये क्वेश्चन 60 क्या कह रहा है? पियर्स लिमिटेड जस्ट पेड डिविडेंड ऑफ ₹24 पर शेयर फॉर द ईयर 2018। 2018 का डिविडेंड है हमारे पास 24 एंड हैज फोरकास्टेड ग्रोथ रेट्स ऑफ डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स एज फॉलोज। 2019 से 2021 तक 4% ग्रोथ है, 2022 में 2% ग्रोथ है, 23 और 24 में 7% ग्रोथ है, और 25 एंड ऑनवर्ड ताहयात 6% ग्रोथ है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 20%। कंप्यूट शेयर प्राइस एज ऑफ एंड ऑफ 2018। 2018 की आपको शेयर प्राइस निकालनी है। तो चले गए हम कहाँ पे? ईयर्स में। क्या है हमारे पास? 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 एंड ऑनवर्ड। ठीक हो गया? अब अगर हम डिविडेंड देखें, 2019 का डिविडेंड कैसे निकालेंगे? 2019 में ग्रोथ कितनी है? 4%। तो डिविडेंड 2018 का है कितना? 24 इंटू 1.04। 2019 का डिविडेंड आ गया कितना? 20.96। 2020 का कैसे निकालेंगे? ग्रोथ रेट इधर भी 4% ही है। 24.96 इंटू 1.04, 25.96। तो 2020 में भी ग्रोथ यही है, 25.96 इंटू 1.04, 26.99। और 2022 में ग्रोथ रेट चेंज हो गया। 2022 में ग्रोथ रेट चेंज हो गया। कितना हो गया? 2% हो गया। तो क्या करेंगे? 25.96 इंटू 1.02, 27.53। और 2023 में ग्रोथ रेट फिर चेंज हो गया। और कितना चेंज हो गया? 7% हो गया। तो क्या करेंगे हम? 27.53 इंटू 1.07, 4, 6। और 2024 में भी यही ग्रोथ रेट है, 29.46 इंटू 1.07, 31.52। और 2025 से ऑनवर्ड ग्रोथ रेट क्या हो गया है? 6%।
So 31.52 into 1.06 41। तो सो ऑन ताहियात यही चलेगा। तो क्या किया, यहाँ पे एक बार लगा ली, यहाँ से आगे ऑनवर्ड क्या है इन्फिनिटी, तो वहाँ पे एक बार लगा दी। और यहाँ पे हमने कहा जी कि P नॉट नहीं है, इज इक्वल टू 33.41। KE दिया गया कितना 20% और ग्रोथ रेट भी दिया गया है कितना 6%। कितना आया ऊपर? अच्छा 33.41 आता है। अब मुझे जरा प्राइस बता देंगे कितनी बनती है? कितनी? 238 पॉइंट। ये मार्केट प्राइस है कौन से ईयर की? ये पी कौन सा होगा? अगर ये डिविडेंड ईयर 7 का है, क्या ख्याल है? मीन 1 2 3 4 5 6 7 डिविडेंड अगर ईयर 7 का है तो ये प्राइस कौन सी ईयर की होगी? ईयर 6 की। ये 238 आता है। ओके, अब पीछे क्या करना है? डिस्काउंटिंग करो के ई पे, क्या ख्याल है? और इसको भी वहां पे ले जाने के लिए क्या करेंगे? डिस्काउंटिंग कर देंगे के ई पे। कैसे डिस्काउंटिंग हमने की थी जी? हमारे पास जो है वो डिस्काउंट फैक्टर क्या लेंगे? डिस्काउंट फैक्टर क्या लेंगे? के ई कितना 20%। तो क्या करेंगे इसको? डिवाइडेड बाय 1.2 रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाय 1.2 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 1.2 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 1.2 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 1.2 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 1.2 रेज टू पावर 6। और इसको क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 1.2 रेज टू पावर 6। कितना आ गया? 170। सारा टोटल करके बता रहे हैं मुझे? सो इधर जो भी वैल्यूज आएंगी और इसकी जो वैल्यू आएगी उनको ऐड करेंगे, तुम्हारे पास क्या आ गई? मार्केट वैल्यू ऑफ 2018 इज इक्वल टू 1.03। जी, what is market value? Present value of future dividends. कि जहाँ पे आगे इन्फिनिटी तक हैं वहाँ पे हम क्या कर लेंगे? परपेचुटी अप्लाई कर देंगे और बाकी पीछे जितने भी हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे और ईयर 0 की निकालने के लिए D1 लेंगे, ईयर 1 के लिए D2 लेंगे। ये ईयर 0 है, ये ईयर 1 के लिए, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए, ये 4 के लिए, ये 5 के लिए और ये 6 से ऑनवर्ड। तो क्वेश्चन 61 का आंसर आपको खुद मुझे दे देना चाहिए। क्वेश्चन 61 का आंसर आपको खुद मुझे दे देना चाहिए। ये उतार लो पहले। बात वही है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी ही हम निकाल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट एंगल से आ जाए तो फिर कैसे निकालनी है वो सीख रहे हैं। और प्लीज अब आप लोग सीरियस हो जाओ। 1 दिसंबर 31 जनवरी एग्जैक्ट 2 मंथ्स हैं आपके पास सिलेबस कंप्लीट करने के लिए उस पेपर का जो पेपर आपने इसी अटेम्प्ट में पास करना है। पेपर पढ़ना और पास करना 2 डिफरेंट चीजें हैं। पेपर देना और पास करना ये भी 2 डिफरेंट चीजें हैं। तो आप ये डिसाइड कर लो कि आपने सिर्फ पढ़ना है या पढ़ने के साथ पास भी करना है।
मीन पेपर सिर्फ देना है मार्च में या देने के बाद पास भी करना है। और अगर पास भी करना है तो 31 जनवरी तक आपको वो पेपर का सिलेबस कंप्लीट करना होगा विद कंप्लीट लर्निंग, ताकि फरवरी में अगर 3 पेपर हैं तो बड़ी मुश्किल से 9 दिन मिलेंगे रिवाइज करने के लिए, और 9 दिन में एक पूरा सब्जेक्ट रिवाइज नहीं होता अगर प्रॉपर्ली किया जाए तो। और रिवीजन के बिना आईकैप का कोई पेपर पास हो जाए ये आपकी भूल है। अगर फरवरी में कुछ नया कर रहे होगे तो पिछला पढ़ा हुआ भी रिवाइज ना होने से सारा तबाह हो गया, पेपर पास नहीं हो सकेगा। इसलिए अभी टाइम है, सोच लो, प्लान कर लो, चीज़ों को डिसाइड कर लो कि कैसे हमने लेके चलना है। और अब से ऑनवर्ड प्रायोरिटी सिर्फ स्टडी होनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें बाद में। ये जो 3 छुट्टियां में मिलना शुरू हो गई हैं, सैटरडे संडे मंडे में, 3 दिन जश्न आज़ादी हो गई है, ये प्लीज़ जश्न आज़ादी नहीं है, ये भूल है आपकी। आपसे ऑनवर्ड एवरी डे शुड बी आ स्टडी डे, चाहे वो संडे है, चाहे वो मंडे है, चाहे वो सैटरडे है, एवरी डे शुड बी आ स्टडी डे, स्टडी प्रायोरिटी। $324.8 $324.8 आंसर भी आ गया क्वेश्चन 61 का। क्वेश्चन 61 का आंसर आ गया है 324.8 315.6 ओ माय गॉड 315.6 शहादतें और चाहिए अब 335 ओ 324। सो क्या हुआ जी, हमारे पास 30 पर शेयर जो है वो डिविडेंड है 2019 का, और ग्रोथ रेट एज फॉलोज हैं। 2021 में ये ग्रोथ है, 22 to 25 में ये ग्रोथ है, और 26 ऑनवर्ड ये ग्रोथ है। कॉस्ट 13% है, और आपने मार्केट वैल्यू निकालनी है। सो कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं? 2020 से, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, आगे भी की बातें हैं? बस रुक जाऊं? ओके। डिविडेंड्स 2019 का डिविडेंड कितना है? 30, तो 3% ग्रोथ होके 2020 में पहुंचेगा। सो 30 प्लस 1.03 के इंटू 1.03 इंटू 1.03 या प्लस 1.03 मल्टीप्लाई बाय 1.03। क्या ख्याल है? मल्टीप्लाई बाय 1.03 मीन ग्रोथ रेट। क्या ख्याल है? तो कितना आ गया? 31.9, तो 30.9 जी 30.9। सो 30.9 इंटू 1.03 31.83। तो 2022 में 31.83 ग्रो किस रेट से होगा? 7 से इंटू 1.07 06। तो 23 में 34.06 ग्रो होगा 1.07 से ही। तो 2024 में 36.44 ग्रो होगा किस रेट से? 7 से ही 1.07 38.99। और 2025 में 38.99 किस रेट से ग्रो होगा? 1.07 से ही 72। तो 2026 में 41.72 ग्रो होगा 2% से इंटू 1.02 42.55। और ये बार है, क्यों? इससे आगे क्या है? ताहियात टिल क़यामत। सो यहाँ पे आ गए हम P0 कि नहीं, P0 नहीं, P समथिंग इज इक्वल टू 42.55 divided by KE. What is KE? 13%. So 0.13 minus growth rate 0.02. What is market value? 326? 386.82 386.82 सबकी यही निकली है। क्या ख्याल है? सो ये ईयर 1 2 3 4 5 6, तो P6 का ये हमारे पास मार्केट वैल्यू है।
तो बाकियों की क्या कर दो, डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई कर दो, कितना के ई कितना 13%, सो डिवाइडेड बाय 1.13 रेज टू पावर 1, 1.13 रेज टू पावर 2, 1.13 रेज टू पावर 3, 1.13 रेज टू पावर 4, 1.13 रेज टू पावर 5, 1.13 रेज टू पावर 6 और डिवाइडेड बाय 1.13 रेज टू पावर 6, 324 पॉइंट 324.1 जी। यहाँ पे कोई डिफरेंट वैल्यूज आ रही थी, 0.8 आ रहा था। $324 पर शेयर, 324 पर शेयर। क्यों डिविडेंड पर शेयर आपने लिए? चलें आगे, चलें अब एक नई दुनिया स्टार्ट करते हैं। एक लास्ट टॉपिक हमारा वैक का, और उसके बाद वैक हमारा हो जाएगा ख़त्म। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। या कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड? डिविडेंड इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू और प्लस जी। ठीक हो गया? ये फार्मूला कहां से निकला? अगर मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डी इंटू 1 प्लस जी इज इक्वल टू के ई माइनस जी है, तो अगर हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि क्या बन जाएगा, के ई माइनस जी इज इक्वल टू डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। ये नीचे वाला ऊपर चला गया, वो नीचे आ गया, क्या कह रहा है? तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, के ई इज इक्वल टू डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, और ये यहाँ पे माइनस हो रहा है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। ये सी फार्मूला निकाला था हमने। ठीक हो गया? सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का हमारे पास दो फार्मूले हैं। कांस्टेंट डिविडेंड है तो डिविडेंड ओवर मार्केट वैल्यू, कांस्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू प्लस जी। डी इंटू 1 प्लस जी का मतलब क्या है? D1। ठीक हो गया? और हमने बात की कि अगर कंपनी मोर डेट की तरफ जाती है तो फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज होता है, और फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज होने से शेयर होल्डर का मुंह खुल जाता है। क्या ख्याल है? उनका मुंह खुल जाता है, वो कहते हैं कि अब हमें भी हराम और खिलाओ, तो के ई क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि हाई रिस्क की होगी कंपनी, फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज हो गया, इसलिए के ई क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। कितना ज्यादा होगा? ये डिपेंड करता है कंपनी कितनी ज्यादा रिस्की। बहुत ज्यादा रिस्की हो गई है। बहुत ज्यादा रिस्की कैसे होगी कि डेट बहुत ज्यादा हो गया, इक्विटी से मीन गेयरिंग हाई हो गई है, तो सूरत में के ई ज्यादा हो जाएगा। हाँ, अगर गेयरिंग इतनी ज्यादा हाई नहीं हुई डेट लेने के बावजूद तो के ई इंक्रीज होगा, लेकिन बहुत थोड़ा सा। मीन रिस्क के अकॉर्डिंगली के ई चेंज होता है, लेकिन वो कितना चेंज करना है ये एक एस्टिमेट ही हो सकता है। ये कंपनी कितनी ज्यादा रिस्की होगी उतना के ई ज्यादा करना है। अब वो कैसे कैलकुलेट किया जाए कि कितनी ज्यादा हो गई है, कितनी ज्यादा रिस्की हो गई है? तो ये एक तरह का एस्टिमेट होगा कि हमें के ई इतना इंक्रीज करना है। क्यों? कंपनी बहुत ज्यादा रिस्की हो गई है। नहीं, थोड़ी सी रिस्की हुई है तो थोड़ा सा चेंज करना है, लेकिन कितना? ये क्या है? एक एस्टिमेट। के ई को रिस्क फैक्टर के साथ इनकॉर्पोरेट करते हुए अगर आपने कैलकुलेट करना है तो हमारे पास के ई कैलकुलेट करने का एक और मेथड भी है। के ई विद रिस्क फैक्टर अगर आपने कैलकुलेट करनी है विद रिस्क फैक्टर, तो हमारे पास एक और मेथड भी है जिसे नाम दिया जाता है कैपम का।
CAPM, capital asset pricing model, capital asset pricing model. एक मॉडर्न टेक्निक है KE विद रिस्क फैक्टर कैलकुलेट करने का। कैपिटल एसेट मीन जो आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो क्या है, कैपिटल एसेट, उसकी प्राइस मीन उसका रिटर्न कितना रखना है, क्या कहला, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैसे कैलकुलेट होगा KE इसके थ्रू, कहते हैं KE इज इक्वल टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। KE is equal to RF plus beta into RM minus RF. What is RF? What is beta? What is RM? RF, risk free return, risk free return, yeah, return of risk free investment, risk free investment, for example government bond, government securities। क्या ख्याल है, गवर्नमेंट जो बॉन्ड इशू करती है वो रिस्क फ्री होते हैं, गवर्नमेंट के जितने भी बिल्स इशू होते हैं वो रिस्क फ्री होते हैं, क्या ख्याल है, जिसकी एक एग्जांपल PIB पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड है। गवर्नमेंट जनरल पब्लिक से कर्जा लेने के लिए, पैसा लेने के लिए क्या करती है, बॉन्ड इशू करती है। बॉन्ड मीन सिक्योरिटीज इशू करती है, वो क्या होती हैं, रिस्क फ्री। क्यों, गवर्नमेंट कहीं भाग के नहीं जाएगी, वो पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो RF क्या है, रिस्क फ्री रिटर्न या रिटर्न ऑफ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड। अब चूंकि रिस्क फ्री है तो इसका रेट कम होगा या बहुत ज्यादा हाई होगा, कम होगा, इवन मार्केट रेट से क्या होगा, कम होगा। क्या ख्याल है, तो RF क्या है, रिस्क फ्री रिटर्न या रेट ऑफ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, जो कि मार्केट रेट से क्या होता है, कम होता है। RM क्या है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। मीन जो मार्केट में चल रहा है, जो हम डेट में यूज करते थे, ये कूपन रेट है, ये मार्केट रेट है, वो मार्केट रेट क्या है, RM है। क्या ख्याल है, गवर्नमेंट का बॉन्ड का रिटर्न है वो 6%, RM इससे कम होगा, इससे ज्यादा होगा, इससे ज़्यादा होगा। क्यों, मार्केट के जो बॉन्ड होते हैं उसमें रिस्क ज़्यादा होता है तो उनका रेट भी ज़्यादा होगा। सपोज वो 10 या 12% है, ठीक हो गया। तो ये दो चीज़ें आ गई, RF RM, तीसरा RF यही है, ठीक हो गया। अब ये बीच में बीटा क्या है, कहता है बीटा क्या है, बीटा इज इक्वल टू सिस्टमैटिक रिस्क। क्या है, सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क क्या है, कल डिस्कस करेंगे, क्यों आज हमारे पास टाइम कम है। अभी आप एक क्वेश्चन नंबर 62 प्लीज मुझे आंसर दे देंगे जल्दी से, क्वेश्चन 62 का जल्दी से आंसर दे देंगे। Risk free rate is 7% mean RF 7% and current market rate is 11% mean RM 11%. Compute expected rate of return of shareholder of Shahi Limited if it has a beta of 1.2 and Delta Limited having beta of 1.5. दोनों के लिए क्या हो गया, दोनों का बीटा डिफरेंट है, बाकी RF RM तो सेम है। क्या कहला, क्वेश्चन 62 शाही लिमिटेड KE is equal to RF into beta into RM minus
आर एफ, सो आर एफ सबके लिए सेम है, कितना सेम है 7% मीन 7 इंटू बीटा शाही का कितना है 1.2 इंटू आर एम कितना है 11 इंटू आर एफ कितना है 7, तो क्या आ गया 11.8%। क्या ख्याल है, क्योंकि ये भी परसेंट थी ना बीच में। दूसरी कंपनी कौन सी है, डेल्टा लिमिटेड। तो डेल्टा लिमिटेड के लिए क्या हुआ जी 7 इंटू बीटा उसका कितना है 1.5 इंटू 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 13%। तो ये प्लस नहीं होगा आर मल्टीप्लाई है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, ये प्लस है, बीटा मल्टीप्लाई होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, क्वेश्चन 64, क्वेश्चन 65 आप लोगों पे छोड़ दिए मैंने। 63, 64, 65 योर होमवर्क। ये बीटा क्या होता है, सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, मीन ग्रोथ कैसे आप निकालते हो डिविडेंड की, डीवीएम डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल मीन डिविडेंड की ग्रोथ कैसे निकालते हो। हिस्टोरी दी हो, हिस्ट्री दी हो या हिस्ट्री ना दी हो तो फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है ये वैक, क्या है ये वैक, रिक्वायर्ड रिटर्न, रिक्वायर्ड रिटर्न, एक कंपनी का रिक्वायर्ड रिटर्न किस लिए, अपने शेयर होल्डर और डेट होल्डर को खुश रखने के लिए कि हमें शेयर होल्डर डेट होल्डर को कितना कमा के देना है। जब हमने ये कैलकुलेट करना है तो क्या कैलकुलेट करेंगे, वैक कैलकुलेट करके, क्या कह रहा है। और वैक कैलकुलेट करना है तो करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करने के लिए हमें इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो एट मार्केट वैल्यू चाहिए, इक्विटी एट मार्केट वैल्यू चाहिए, डेट एट मार्केट वैल्यू चाहिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखना है क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखना है क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखना क्या है। और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेट की कॉस्ट होती है उसमें टैक्स की वजह से टैक्स सेविंग आती है, तो इसलिए हम टैक्स सेविंग को इनकॉर्पोरेट करेंगे जब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट ऑफ डेट कंप्यूट कर रहे होंगे। ठीक हो गया। कॉस्ट ऑफ डेट क्वेश्चन में अगर हमें दिया गया है तो हम उसे एज्यूम करेंगे प्री टैक्स है, तो उसमें से टैक्स का इंपैक्ट माइनस करके पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट हम यूज करेंगे कब, वाइल कैलकुलेटिंग वैक। वैक कैलकुलेट करते वक्त हमें कॉस्ट ऑफ डेट हर सूरत में पोस्ट टैक्स ही चाहिए। पोस्ट टैक्स कहां पे यूज करना है केडी, हमने वैक में। क्या कह रहा है, क्यों, इन्वेस्टर रिक्वायर कर रहा है 10%, टैक्स रेट है 30%, तो हमें कितना पड़ रहा है ये कॉस्ट ऑफ डेट 7%। तो वैक कैलकुलेट करते वक्त हमने देखना है कि हमें कॉस्ट ऑफ डेट कितनी पड़ रही है, इसलिए हमने क्या करना है, पोस्ट टैक्स लेना है। क्यों, टैक्स की वजह से वो जो डेट की कॉस्ट मीन इंटरेस्ट है उसमें हमें सेविंग मिल रही है, किसको, कंपनी को, इन्वेस्टर को नहीं। तो वैक कैलकुलेट करते वक्त हमने कॉस्ट ऑफ डेट क्या लेना है, पोस्ट टैक्स मीन अपनी वो सेविंग निकाल के हमने देखना है कि हमें कितना जो है वो रिक्वायर्ड रिटर्न है डेट होल्डर को खुश रखने के लिए। क्या ख्याल है, टैक्स का इंपैक्ट किसके लिए है, कंपनी के लिए। और जब कंपनी ने अपना वैक कैलकुलेट करना है तो उसमें केडी कौन सा यूज करना है, रेट कौन सा यूज करना है, अफेक्टिव रेट। अफेक्टिव रेट का मतलब क्या है, टैक्स सेविंग के बाद। तो बात समझ आती है। एक टेस्ट हमारा हमें मिला कि 2 दिन पहले या कुछ को 1 दिन पहले, उसमें कि 2 क्वेश्चन थे हमारे पास। एक क्वेश्चन नंबर 1 फॉर 3 + 3 6 + 5 11 मार्क्स, और एक क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास 10 + 3 30 मार्क्स के लिए।
मिला के 24 मार्क्स का टेस्ट जिसे पास करने के लिए हमें 70% मार्क्स चाहिए, तो 17 मार्क्स चाहिए पास करने के लिए, 17 मार्क्स चाहिए पास करने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेट ऑफ बॉन्ड ए। बॉन्ड ए इन डेट है, कॉस्ट ऑफ डेट कंप्यूट करने का मतलब क्या है कि हमें केडी निकालना है। केडी निकालने के दो वे हैं, इरडीमेबल डेट है तो केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ 1 बॉन्ड 100 फेस वैल्यू की। क्या ख्याल है? डेट दो तरह के होते हैं ना, क्या ख्याल है? डेट दो तरह के हैं, रिडीमेबल और इरडीमेबल। इरडीमेबल का मतलब क्या है कि कभी भी रिडीम नहीं होगा, हमें ताहयात तिल क़यामत मरते दम तक क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हराम खिलाना है, हमें ये पैसे वापस नहीं करने। यही मतलब है, क्या कहला है कि हमें ताहयात तिल क़यामत क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है, हमें पैसे ये वापस नहीं करने में, इसने रिडीम नहीं होना। तो उसमें अगर हमने मार्केट वैल्यू ऑफ डेट निकालनी हो तो वो होती है इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय केडी। केडी हम कौन सा यूज़ करते हैं? पोस्ट टैक्स यूज़ करते हैं, तो इसलिए इंटरेस्ट में से भी हम 1 माइनस टैक्स करेंगे। क्या ख्याल है? अगर आप नीचे केडी नहीं यूज़ कर रहे, इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रिटर्न यूज़ कर रहे हैं, और इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रिटर्न क्या होता है? टैक्स के बिना। तो फिर आप क्या करेंगे? मार्केट वैल्यू निकालेंगे, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टर रिटर्न। जो क्वेश्चन 50 या 51 में पंगा था कि यहाँ पे आपने मार्केट वैल्यू निकालते वक्त टैक्स का इम्पैक्ट क्यों नहीं लिया? क्यों हम जो रेट ले रहे थे वो हम केडी नहीं ले रहे थे, पोस्ट टैक्स नहीं ले रहे थे, तो इसलिए हम ऊपर भी टैक्स का इम्पैक्ट नहीं ले रहे थे। इन्वेस्टर 10% रिक्वायर कर रहा है, ये था ना उस क्वेश्चन के अंदर, इन्वेस्टर 10% रिक्वायर कर रहा है, तो हमने नीचे 10% लिया था, तो ऊपर क्या टैक्स का इम्पैक्ट लेंगे? नहीं लेंगे। जब केडी पोस्ट टैक्स नीचे यूज कर रहे हैं तो फिर हम टैक्स का इम्पैक्ट लेंगे। हाँ, ये बात समझ आती है? इसी में से अगर हमने केडी निकालना हो, इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू पर बॉन्ड पर मीन 100 फेस वैल्यू वाले की मार्केट वैल्यू। ठीक हो गया? इरडीमेबल डेट। मार्केट वैल्यू निकालनी तो कैसे निकालनी है, और केडी निकालना तो कैसे निकालना है? केडी का मतलब क्या है? पोस्ट टैक्स। तो अगर ये पोस्ट टैक्स यूज कर रहे हो तो फिर ऊपर भी 1 माइनस टैक्स रेट करोगे आप। अगर इधर आप पोस्ट टैक्स यूज नहीं कर रहे, इन्वेस्टर का रिटर्न यूज कर रहे हो, तो दिस मीन फिर आप मार्केट वैल्यू निकाल रहे हो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर आप टैक्स का इंपैक्ट नहीं लोगे। रिडीमेबल डेट मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? रिडीमेबल डेट की मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? IRR के थ्रू केडी निकाला जाएगा। मार्केट वैल्यू कैसे निकाला जाएगा? जो केडी हमें दिया गया है, रेट दिया गया है, उतने टाइम पीरियड पे डिस्काउंटिंग कर लेंगे। मीन सपोज 4 साल का रिडीमेबल डेट है तो ईयर 1 लेंगे, ईयर 2 लेंगे, ईयर 3 लेंगे, ईयर 4 लेंगे, उनका इंटरेस्ट ले लेंगे। क्या कहला? टैक्स सेविंग ले लेंगे, लास्ट पीरियड में रिडम्पशन वैल्यू ले लेंगे। क्या कहला? इंटरेस्ट है सपोज 10%, 10%, 10%, 10%, टैक्स सेविंग है सपोज 3, 100 वाला सपोज 105 में रिडीम होना है। हाँ, तो क्या करेंगे? पीवी निकाल लेंगे, किस पे? केडी पे। केडी क्वेश्चन में गिवन होगा। क्या ख्याल है? केडी क्वेश्चन में गिवन होगा, तो क्या करेंगे? पीवी निकाल लेंगे। क्या बच जाएगा? ये 7, 7, 7, 107 नहीं, 112,
तो चारों से 777 को अलहदा कर लेंगे, उस पर एनुटी अप्लाई कर देंगे। 1 माइनस 1.10 रेज टू पावर -4 डिवाइडेड बाई 0.10 प्लस वहाँ से क्या बचा 105 डिवाइड बाई 1.1 रेज टू पावर -4। तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट आ जाएगी। रिडीमेबल डेट, ये बात समझ आती है? हाँ, अगर उसने क्वेश्चन में दी हो ये बुक वैल्यू है, ये मार्केट वैल्यू है 100 वाले डेट की, तो फिर हम क्या करेंगे, बुक वैल्यू इनटू मार्केट वैल्यू 100 वाले डेट की डिवाइडेड बाय 100, तुम्हारे पास मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल अमाउंट आ जाएगी। हाँ, अगर उसने क्वेश्चन में नहीं दी हुई मार्केट वैल्यू 100 वाले डेट की क्या है, तो 100 वाले डेट की मार्केट वैल्यू हम ऐसे निकाल लेते हैं। ये बात समझ आती है? हाँ, अगर उसने दी हुई है बुक वैल्यू ये है डेट की टोटल जो बैलेंस शीट में आ रही है, और एक 100 फेस वैल्यू वाले डेट की मार्केट वैल्यू सपोज 80.4 है, तो क्या करेंगे, बुक वैल्यू इंटू 80.4 डिवाइड बाई 100 करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मार्केट वैल्यू आ जाएगी जो टोटल बुक वैल्यू दी गई उसकी। लेकिन अगर 100 वाले की मार्केट वैल्यू क्या है नहीं पता, तो ऐसे निकाल लेंगे। क्या ख्याल है, 9% डेट है, 8% लोन नोट है, तो वो परसेंट क्या है, कूपन रेट मीन इंटरेस्ट। क्या ख्याल है, क्लियर होती बात? कॉस्ट ऑफ डेट रिडीमेबल डेट की कैसे निकालेंगे, IRR के थ्रू। उसमें ईयर 0 भी लेंगे, ईयर 0 में क्या लेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट लेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट लेंगे जो माइनस करेंगे ईयर 1 में वही इंटरेस्ट, वही टैक्स इम्पैक्ट, लास्ट में रिडम्पशन वैल्यू। क्या ख्याल है, 2 NPVs निकालेंगे। पहली NPV हम निकाला करेंगे 10% पे, देखेंगे अगर पॉजिटिव आ गई है तो अगली हमें नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव के लिए हमें अब अगला रेट 10% चाहिए, 5% चाहिए, 15% चाहिए, 15% चाहिए। क्यों, रेट बढ़ाने से NPV नेगेटिव होगी। तो 2 NPV निकाल के IRR के फार्मूले में छोटा वाला रेट प्लस छोटे वाले की NPV डिवाइडेड बाय छोटे वाले की NPV माइनस बड़े वाले की NPV इंटू बड़ा वाला रेट माइनस छोटा वाला रेट। क्या ख्याल है? और अगर 10% पे NPV नेगेटिव आ गई तो अगली NPV हमें उससे छोटे रेट पे चाहिए। छोटा रेट हम क्या यूज़ करेंगे, 5% यूज़ कर लेंगे। क्लियर होती बात? प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स 2 तरह के होते हैं, रिडीमेबल और इररिडीमेबल। इररिडीमेबल को हम एज ए इक्विटी ट्रीट करते हैं, इररिडीमेबल को एज ए इक्विटी ट्रीट करते हैं। मीन डिविडेंड हमें देना है इसके ऊपर, डिविडेंड देना है इसके ऊपर। क्या ख्याल है, डिविडेंड कहाँ से देना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से देना होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से देना होता है। और डिविडेंड प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली देना होता है, प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली देना होता है। तो इसमें कोई टैक्स का इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्या ख्याल है, क्यों, टैक्स से पहले नहीं देना, लोन के ऊपर इंटरेस्ट हमने टैक्स से पहले देना है और इंटरेस्ट की वजह से हमारा टैक्स जो है वो कम हो जाता है। ये हमने कहीं पे एक एग्जांपल डिस्कस की थी, इंटरेस्ट की वजह से चूंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम हो जाता है तो इसलिए टैक्स का इंपैक्ट कम हो जाता है, तो इसलिए टैक्स सेविंग हम लेते हैं। इसमें टैक्स
कम ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? ये डिविडेंड कहाँ से देना है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से देना है, तो इसकी वजह से कोई टैक्स कम या ज़्यादा नहीं होने वाला, तो इसलिए इसमें टैक्स का इम्पैक्ट नहीं लेना। क्या ख्याल है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एज ए डेट ट्रीट होते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एज ए डेट ट्रीट होते हैं। और कहाँ पे लिखा होगा? ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में ही लिखा होगा। और इसके साथ एक रेट होता है, वो रेट आपने पे करना है। ऐसी है ना? वो रेट आपने पे करना है। 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये 9% का मतलब क्या है कि 9% आपने जितनी वैल्यू है उसका उतना देना है। नाम प्रेफरेंस शेयर्स है, नाम प्रेफरेंस शेयर्स है, लेकिन है क्या? लाइक लोन है, बॉन्ड है, डेट है। और कहाँ पे लिखा जाएगा? डेट में ही लिखा जाएगा। और जब डेट में लिखा गया है तो इसके ऊपर वो जो 9% है वो क्या है? डिविडेंड नहीं, वो इंटरेस्ट का नाम डिविडेंड दिया गया। क्या कह रहा? और वो इंटरेस्ट आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले चार्ज करना है इनकम स्टेटमेंट में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले चार्ज करना है इनकम स्टेटमेंट में, तो उसकी वजह से टैक्स सेविंग होगी। टैक्स सेविंग होगी तो यस, हम टैक्स का इंपैक्ट इसके अंदर लेंगे। ये इक्विटी के केस में नो इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। सर कंपनी की सेल है 100, कॉस्ट ऑफ सेल है 40, जीपी है कितना? 60। ठीक है, जीपी है कितना? 60। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं कंपनी के 20, आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो आया 40। ठीक हो गया? आप टैक्स पे कर रहे हो कितना? एट द रेट ऑफ 30%, कितना? 12 कितना बनेगा? 40 पे 30% कितना बनता है? 12 बना। आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो कितना आया? 28। ठीक हो गया? अब एक और सिनेरियो है, कंपनी की सेल है 100, कॉस्ट ऑफ सेल है 40, जीपी है 60। इधर कंपनी ने लोन नहीं लिया हुआ था, अब कंपनी ने कोई 100 का लोन भी लिया हुआ है, जिसके ऊपर कंपनी 10% जो है वो इंटरेस्ट भी पे करती है। तो दिस मीन यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके आगे कितने? 20। क्या ख्याल है? साथ आपने इंटरेस्ट भी पे करना है 10। अब आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया कितना? 30। अब आप जो टैक्स पे करोगे एट द रेट ऑफ 30% कितना? 10। क्या ख्याल है? तो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आया कितना? 20। इंटरेस्ट की वजह से आपका टैक्स 12 से कितना हो गया? 10 हो गया। इंटरेस्ट की वजह से आपका टैक्स 12 से 10 हो गया। 2 की सेविंग हुई। क्या ख्याल है? 2 की सेविंग हुई। दिस मीन आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो 10% नहीं, अफेक्टिवली कितना पे कर रहे हो? 8% पे कर रहे हो। दिस इज टैक्स सेविंग। दिस इज टैक्स सेविंग। डेट की वजह से आपका टैक्स कम हो गया। टैक्स आप पहले 12 पे कर रहे थे, बिजनेस आपको उतना ही है, सेल आपकी उतनी है। अब आप टैक्स कितना पे कर रहे हो? 10 पे कर रहे हो, बिजनेस सेल तो आपकी उतनी है। किस वजह से? डेट के इंटरेस्ट की वजह से। तो इफेक्टिवली आप जो पे कर रहे हो डेट का वो कितना? 10% नहीं, 2 ये भी तो बचाया ना। कितना पे कर रहे हो? 8% पे कर रहे हो। इसलिए हम टैक्स सेविंग को डेट की सूरत में माइनस करते हैं। मीन आपको इफेक्टिव रेट पड़ कितना रहा है लोन का? 10%, 8%। क्यों? वो 2 टैक्स की सेविंग तो इसकी वजह से हुई है। हाँ, अब समझ आ गई? इक्विटी में ये नहीं है। क्यों? वो आपने कहां से देना है? पैट से देना है। वो पैट से देना आपने, लेकिन डेट में है। तो प्रेफरेंस शेयर्स एज ए डेट होगा
एज ए डेट है तो उस पर आपने फिक्स एक तरह का इंटरेस्ट देना है, क्या ख्याल है? और वो इंटरेस्ट कहाँ पे देना है? यहाँ पे देना है। तो उसकी आने की वजह से टैक्स आपका बचेगा, कम होगा। तो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल लाइक डेट में टैक्स सेविंग लेंगे, इरिडीमेबल वो तो लाइक इक्विटी है, तो उसमें टैक्स का इम्पैक्ट नहीं होगा। ये बात समझ आती है?